प्रिय श्रोताओं, आज आप लोगों को जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, उसका एक एक अंश सत्य है। कहानी दशकों पुरानी घटना पर आधारित है। जानकारी के अभाव में कल्पना को कुछ आधार अवश्य बनाया गया है, लेकिन बहुत ही कम। नैतिकता और ईमानदारी के कारण एक शायर की मृत्यु कैसे हुई, आप इस कहानी में सुनेंगे। तो आइए सुने कहानी यादों की मिठास। खरबूजे काटते हुए न जाने क्यों अनायास ही मुझे मेरी दादी अपनी यादों के झरोकों में ले गई। बात दशकों पुरानी है, लेकिन लगता है भी कल की ही तो बात है। समय इतनी जल्दी भागता है, इसका तो अनुमान ही नहीं था। जब भी हम लोग अपनी छुट्टियां बिताने लखनऊ से कानपुर जाते, दादी के चेहरे पर अनोखी चमक आ जाती। सुबह सुबह आवाज लगाती, गुड़िया उठो, आम और खरबूजे लेने चलना है कंपनी बाग। जल्दी जल्दी उठो। मैं, संतू, राजू तथा मुन्ना झटपट उठ बैठते और छत से बांस की सीढ़ी से बिस्तरों को रोल करते हुए नीचे उतर आते। फिर दादी बड़ा सा थैला लेती, बटुए को ब्लाउज में खोसती और हम लोगों से लगभग 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा करवाती। कंपनी बाग से खूब सारे ताजे फल और सब्जियां खरीदती। हम लोग भी वहां की ताजी हवा और भीड़ भाड़ का खूब आनंद उठाते। लौटते लौटते हम लोगों को 1 घंटा लग ही जाता था। घर आकर नींबू की शिकंजी पीते और सुस्ताने लगते। दादी भी चूल्हा जलाने की प्रक्रिया में लग जाती। सब कुछ कितना सहज था, ना कोई तामझाम, ना दिखावा। फलों को 4-5 घंटों के लिए पानी में भिगो दिया जाता। हम प्रतीक्षा करते और कहानियों की किताबें पढ़ने में खो जाते। आज भी दादी के घर की याद आती है तो लगता है कि वो कोई सपना था। मिट्टी का घर, छोटी छोटी सीढ़ियां और टट्टर की बाउंड्री वॉल। शांत और सौम्य दादी प्रभावशाली व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। सफेद साड़ी पर काला किनारा उन पर खूब फबता था। खुश मिजाज तो इतनी थी कि बच्चों में बच्चों जैसी और बड़ों में बड़ों जैसी हो जाती। वैदव्य की परछाई उनके सफेद मांग में ही दिख जाती। शायद ही उन्होंने जीवन में कोई सुख भोगा होगा। फिर भी संतुष्ट मन, न कोई गिला न शिकवा। 4 बहनों में वह सबसे छोटी थी। उनके पिता बहुत बड़े व्यापारी थे। 3 बहनें खूब समृद्ध घरों में ब्याही थी, लेकिन दादी तक आते आते उनके पिता का कारोबार चौपट हो चुका था। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। दादी के विवाह के लिए कोई भी अच्छा खानदान तैयार नहीं होता था। दहेज की जिस विभीषिका से हम आज 2-4 होते हैं, वह तब भी उतनी ही भयानक थी। फर्क इतना है कि मीडिया के अभाव में ये सब घर परिवारों के दरवाजों के भीतर छिपा रहता था। अंततः दादी की शादी एक ऐसे लड़के से कर दी गई जो शिक्षित तो था, लेकिन जिसके घर में कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। मिट्टी का घर, कुछ बर्तन और चारपाई। दादी ब्याह कर इसी घर में आई। इस खाली घर की दुर्दशा देखकर फूट फूट कर रोई। बहुत बड़े सपने तो उन्होंने देखे भी नहीं थे, लेकिन ऐसे घर की कल्पना भी नहीं की थी। दादी को दुखी देखकर मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों ने समझा कि उन्हें अपने माता पिता से बिछुड़ने का गम है। उनके मर्म को समझने वाला कोई नहीं था। किसी तरह अपने को संभालने के बाद वह घर सहेजने में लग गई। दादाजी अच्छे कारीगर थे, सो टेलरिंग शॉप खोल ली। वर्ष बीते, घर की स्थिति बदली और घर आंगन बच्चों की चहल पहल से भर गया। दादी जी अपनी गृहस्थी में व्यस्त रहती और दादाजी खाली समय में शेरो शायरी और नज़्में लिखा करते।
जो सुनता उनका कायल हो जाता। लेकिन उनकी लेखनी मित्र मंडली का मनोरंजन भरी करती थी, इससे अधिक कुछ भी नहीं। अपने मित्रों के मध्य वह शेरा बाबू के नाम से मशहूर थे। परिवार बढ़ा, हम लोग भी उनका हिस्सा बने। बाबा हम सबको खूब प्यार करते थे। उनके बड़े बेटे की संतान थे हम। घर के नीचे समोसे और कचौड़ी की दुकानें थीं। हम लोग सबके साथ खूब एंजॉय करते। छुट्टियां खत्म होती और हम लोग गौरैया की तरह उड़कर अपने घोंसलों में वापस। दादी दादा पीछे रह जाते, फिर सब कुछ भूल कर हम लोग पढ़ाई में जुट जाते। दिन ऐसे ही बेफिक्री में गुजर रहे थे। एक दिन शाम को पापा के पास फोन आया कि दादाजी नहीं रहे, उन्होंने फांसी लगा ली। हम सब सकते में थे, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही वे हमारे साथ रहकर गए थे। हम सबके साथ खूब बातें करते थे, नैतिक मूल्यों का महत्व समझाते थे, पर कुछ कुछ उदास रहते। समझ में नहीं आता था क्यों। हम लोगों की नादान बुद्धि उस समय कुछ भी समझने योग्य नहीं थी। भीगी पलकों के साथ हम सब कानपुर पहुंचे। भीड़ इतनी कि जैसे कोई मेला लगा हो। हर जुबान पर बस शेरा बाबू का नाम था। भारी पुलिस दल बल, क्योंकि 70 के दशक में इसे आम घटना नहीं माना जाता था। किसी तरह भीड़ को चीरते हुए हम लोग घर पहुंचे। दादी जी और चाचा लोगों का बुरा हाल था। दादाजी की फांसी का कारण अज्ञात रहा। बयान लिए गए, कुछ पता न चला। दादी से भी कोई खटपट नहीं हुई थी। वैसे भी दादाजी काफी शांत स्वभाव के थे। समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या घटा जो उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। उनकी मृत्यु हम लोगों के लिए रहस्य ही बनी रही। थोड़े दिनों बाद हम लोग लखनऊ वापस आ गए। दादाजी अक्सर याद आते। कुछ समय बाद उनके मित्र के नाम से शेरो शायरी और गजल की एक किताब छपी। पापा पेशे से पत्रकार थे। दादाजी के मित्र की वह पुस्तक पापा के पास रिव्यू लिखने के लिए आई। पापा किताब को पढ़कर हैरान थे कि ये सारी रचनाएं तो दादाजी की लिखी हुई हैं। अब दादाजी की आत्महत्या का कारण स्पष्ट हो चुका था, लेकिन प्रमाण के अभाव में कुछ किया भी तो नहीं जा सकता था, क्योंकि दादाजी कागज के टुकड़ों पर ही अपनी लेखनी तराशते थे। दादाजी को पहले ही शायद उनके मित्र ने कुछ संकेत दिया होगा, तभी वो उदास रहते थे। उनकी रचनाएं उन्हें उतनी ही प्रिय थी जितनी कि उनकी संतति। लेकिन दादाजी धोखाधड़ी का शिकार हुए, जिसकी कीमत उनकी जान थी। आज भी जब पीछे पलटती हूँ तो दादाजी का चेहरा और उनके नैतिक मूल्य ही याद आते हैं। यह ऐसी घटना थी जो एक कहानी बनी। दादी का उदास चेहरा, दादाजी की शेरो शायरी कहती हुई चमकती सी आंखें मुझे अपनी किताबों के बीच हमेशा दिखाई देती हैं। नैतिक मूल्यों की हत्या, दादाजी की आत्महत्या और एक नई पुस्तक पर उनके मित्र का नाम मुझे आज तक सालता रहता है। इन सब बातों को घटित हुए एक लंबा समय बीत गया है। उस समय नैतिकता और शिष्टाचार की बातों से चिढ़ हो गई थी। क्या मिला चरित्रवान होकर? अपने बच्चों को इस बारे में बताया। नई पीढ़ी के बच्चों ने इसे मात्र घटना के रूप में नहीं लिया। उन्होंने दादाजी की पुरानी रचनाओं के टुकड़ों को इकट्ठा किया और पुनः एक नई पुस्तक शेरा बाबू के नाम से प्रकाशित करवाई। पुस्तक की प्रतियां हाथों हाथ बिक गई। पुस्तक में स्पष्ट रूप से दादाजी की आत्महत्या का जिक्र किया गया और उस घटना को बताया गया जिसके कारण दादाजी ने अपना जीवन समाप्त कर लिया था। दादाजी के उन तथाकथित मित्र की नई पीढ़ी ने इस घटना पर अफसोस जताया और शेरा बाबू की पुस्तक प्रकाशित होने पर हम सबको बधाई दी।